हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान में जो कीवर्ड्स होते हैं, आपकी पाठ के पीछे जो जितने कीवर्ड्स बताए जाते हैं, उन सभी कीवर्ड्स को, सब पाठों को हम आपको एक बार में एक वीडियो में ही बता देंगे। यदि पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कीवर्ड से संबंधित जितने प्रश्न उत्तर होंगे, आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप उनको हल कर ले जाएंगे। देखिए, आपका पाठ 7 जो शुरू होता है, जैसे ही होता है वैसे आप देखिए। हम आपको किताब से कीवर्ड्स बताते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आपके पाठ 1 के हैं कीवर्ड्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। अब आता है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक में हम जो उद्योग में कुछ मजदूर काम करते हैं, वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं और यह एक खतरनाक सोट्स रोग का रूप ले लेता है, जो ब्लड में जाता है। रुधिर रोग होता है ये, जो ब्लड में ही सीधे चला जाता है। भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वची बालों से भी ऊन बनाए जाते हैं। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकूनों से रेशम के रेशम निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा, चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वची बाल से प्राप्त किए जाते हैं। इससे संबंधित हमारे पाठ से संबंधित प्रश्न या कीवर्ड्स हैं ये। इसमें देखते हैं कौन सी जगह पर कौन शामिल होता है। नींबू के रस में साइट्रिकम, संतरे के रस में साइट्रिकम, सिरका एसिटिकम, दही लैक्टिकम, इमली तथा कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कॉमन साल्ट यानी नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, धावन सोडा Na2CO3, खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। द्रव में पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीडनीय यानी कंप्रेसिबल है। पदार्थ के कणों के मध्य अवकाश को अंतरावकाश कहते हैं। विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकों द्वारा तत्व का नाम ज्ञात किया जाता है। सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। कड़वा तथा कसैला स्वाद वाला पदार्थ क्षारीय होता है। सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान होती है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। लिटमस, हल्दी तथा गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है। ये हो गए हमारे इस पाठ के संबंधित। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, साइज, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है।
रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन तथा विकिरण विधि द्वारा होता है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर वह द्रव में बदलता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गर्म करने पर उबलता है वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठोस द्रव तथा गैस को गर्म करने पर उनमें प्रसार होता है, यानी वो फैल जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा एवं ऑक्सीजन गैस है। पत्तियों से बना भोजन पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संचित होता है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी। ये हैं आपके पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों होता है। विभिन्न जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाचक रसों का स्रावण होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में प्रथम भाग में पूर्ण हो जाती है, जबकि इसके अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद पचा हुआ भोजन शरीर की वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु उपयोग किया जाता है। यह क्रिया स्वांगीकरण क्रिया कहलाती है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है। यहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। सूक्ष्म जीव अमीबा में पादाप भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। अब आता है श्वसन। श्वसन वाले पाठ में देखते हैं सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में वे ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतः श्वसन तथा सांस छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। शरीर की गतिविधियों को बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता रहता है। अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रभावित होने वाला रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन वितरित करता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिनियां तथा रक्त होते हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों, सिराओं में प्रभावित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त ले जाती हैं। सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन, श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण, प्लेटलेट्स रक्त स्राव को जमने में सहायक होती हैं। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं: ए, बी तथा ओ। शरीर में रुधिर की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। पौधों में जो मूल रोम पाए जाते हैं, जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन के पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही संवहन कहलाता है। जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला ऊतक संवहन ऊतक कहलाता है। पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक फ्लोएम के द्वारा होता है और
आगे जो होता है पत्तियों में निर्मित भोजन स्वयं के द्वारा पहुंचता है, और आगे जो होते हैं जटिल जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। ये तो हो गए आपके भोजन। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2.5% यूरिया तथा शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। वृक्क खराब हो जाने पर यानी किडनी के खराब हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। सभी जीव अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकण के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। परागण वायु, जल तथा कीटों के द्वारा होता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन को यानी उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड जाइगोट कहलाता है और जाइगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण यानी एम्ब्रियो बनाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल तथा खनिजों की स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए दालें तथा प्रोटीन मुख्य स्रोत हैं। साइट्रस फलों में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट तथा सुगंधित बनाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। संक्रमित कुत्तों तथा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक रोग उत्पन्न होता है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। मादक पदार्थों के सेवन से कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी आदि अनेक घातक रोगों का जन्म होता है। इस प्रकार हम इस वीडियो को केवल सुनते रहेंगे, 2-4 बार, आप 10 बार सुनेंगे तो अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने की विधियों को परिरक्षण कहते हैं। भोज्य पदार्थों के सड़ने तथा खराब होने के मुख्य कारण हानिकारक कवक तथा सूक्ष्म जीव कीट पतंगे होते हैं। कवक को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम फफूंद कहते हैं। चेचक, पोलियो विषाणु जनित रोग है। हैजा, पेचिस, प्लेग जीवाणु जनित रोग हैं। हैजा, टीबी, चेचक संचारी रोग हैं। उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटिक असंचारी रोग है। संचारी रोग को हम संक्रामक रोग भी कह सकते हैं। संक्रामक रोगों के रोगाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया निसंक्रमण कहलाती है। कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं होता है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का आभास का भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण
परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण से परावर्तन के कारण प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। बल वह धक्का व खिंचाव है जो वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। मुख्य बल मुख्यतः दो प्रकार का है, संपर्क बल, असंपर्क बल। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति के विरोध को करने वाले को घर्षण बल कहते हैं। ऐसा साधन जो कार्य की सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक तथा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। वस्तुओं को रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। रगड़ने से वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को घर्षण विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशन की सही पहचान प्रतिकर्षण होती है। आवेशन की 3 विधियां होती हैं: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रभावित हो सकता वे पदार्थ विद्युत के चालक या सुचालक होते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रभावित नहीं हो सकता है वे विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। बादलों में विद्युत विसर्जन के कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। तड़ित आघात से बचने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल, जिसमें 97% समुद्र जल, 2% ग्लेशियर तथा 1% भूमिगत जल पाया जाता है। जल ठंडा होकर जब बर्फ बनता है तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिससे जल से बर्फ बनने का आयतन बढ़ जाता है और ये जल का विशिष्ट गुण होता है। सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जिनमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ताप और विलायक की मात्रा का पदार्थ की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र में लवणों की अधिक मात्रा घुली होने के कारण समुद्री जल खारा होता है। वे पदार्थ जो वातावरण में मिलने के लिए खतरनाक हो जाते हैं, हानिकारक होते हैं, वे प्रदूषक कहलाते हैं। वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल का संग्रहण कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा हमारा वायुमंडल कहलाता है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.97 अन्य गैसें होती हैं। वायु में जल वाष्प तथा ठोस कणों के रूप में धूल के कण भी होते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण या आग बुझाने के काम आती है। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। हरित गृह प्रभाव CO2 गैसों की अधिकता के कारण पृथ्वी की गर्मी में वृद्धि करता है। ये तो हमारे इसके कई पाठों के हो गए। कंप्यूटर में जिस डिवाइस के द्वारा निर्देश दिए जाते उन्हें हम इनपुट डिवाइस तथा किसी भी निर्देश एवं डाटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में उपलब्ध कराया जाता है। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को यह दिखाता है कि इसकी संरचना टेलीविजन की तरह होती है। निर्देशों का वह समूह जो एक विशेष कार्य करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर परिणाम को निर्धारित भी करता है।
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर की कीबोर्ड जैसा ही होता है। धन्यवाद। आप यदि ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इस बुक से संबंधित कीवर्ड्स जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे और कई प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से और किसी भी कंपटीशन में भाग लेने के लिए आप इसके लिए काफ़ी तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।